हाय, दिस इज दर्शन दबे। डीडी सेज में आपका स्वागत है। एक फैन और एक लेजेंडरी आर्टिस्ट की बहुत ही इमोशनल और खूबसूरत कहानी ही आज का एपिसोड है। एक छोटी सी बच्ची को रेडियो पर एक गायक की आवाज बहुत आकर्षित करती थी। तब उसे यह भी नहीं पता था कि वो कौन है और कहां गाते हैं। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उस आवाज का प्रभाव और जादू बढ़ता गया। उस बच्ची की नृत्य में रुचि थी, इसलिए उसने नृत्य सीखना शुरू कर दिया। थोड़ी बड़ी हुई तो गायन में भी रुचि पैदा हो गई। उसने गायन भी सीखना शुरू कर दिया और फिर वो एक के बाद एक नृत्य और गायन में डिग्रीज लेती चली गई। ये सब कुछ बताने के पीछे मेरा आशय सिर्फ यह है कि उस बच्ची की संगीत में अच्छी पकड़ थी और जैसे जैसे वो सीखती गई उसमें पारंगत होती गई। एक संगीत की छात्रा का एक गायक के लिए आदर भाव सिर्फ क्रेज नहीं कहा जा सकता, उसे उस आर्टिस्ट के फन की समझ कहा जाए तो ज्यादा उचित होगा। खैर, वक्त बीतता गया। वो जैसे जैसे गाने में पारंगत होती गई वैसे वैसे उन प्लेबैक सिंगर के गानों को बड़े चाव से गाने लगी। आगे चलकर वोकल म्यूजिक में ही टीचर बनी और गायन का ही अध्यापन करने लगी। कोइंसिडेंटली जीवन साथी भी ऐसा मिला जिसे उन्हीं प्लेबैक सिंगर के गानों को अपने कैसेट्स में भरवा के कलेक्शन करने का और दिन रात उन्हीं के गाने सुनने का शौक था। अब क्या है कि इस कहानी में आगे मेरी एंट्री होने वाली है, इसलिए मुझे अब ये बताना पड़ेगा कि मैं जिस बच्ची की कहानी आपको सुना रहा था वो कौन है। तो वो है मेरी मां डॉक्टर प्रेम दवे। और जिस लेजेंडरी सिंगर का मैं जिक्र कर रहा हूं वो है मोहम्मद रफी साहब। और आज आपको एक कहानी सुनाने की वजह यह है कि कल रफी साहब की डेथ एनिवर्सरी है और उनकी स्मृति में ऐसी लाखों कहानियों में से एक मासूम कहानी सुनाने का बिल्कुल उपयुक्त मौका है। तो चलिए अब आगे चलते हैं। मेरे पिता लेट श्री शशिकांत दवे साहब देवानंद साहब के बहुत बड़े फैन थे और देव साहब के लिए उस जमाने में सबसे ज्यादा गाने रफी साहब ही गाया करते थे। मैंने कहीं पढ़ा कि 1956 में गुरुदत्त साहब की फिल्म सीआईडी में पहली बार ओपी नैयर साहब ने देव साहब के लिए रफी साहब की आवाज इस्तेमाल की थी और देव साहब ने कहीं किसी इंटरव्यू में यह मेंशन किया था कि मनपसंद फिल्म में रफी साहब ने आखिरी बार 1980 में उनके लिए गाना गाया। अब ये दोनों ही पापा के फेवरेट थे। रफी साहब के कई प्राइवेट एल्बम्स के गाने पापा के पास रिकॉर्डेड थे और उनके कॉलेज के एल्बम देख के पता चलता है कि देव साहब का स्टाइल बड़ा कॉपी किया करते थे, उनसे बड़े प्रभावित थे, बाल भी वैसे बनाया करते थे। अब ये देव साहब और रफी साहब के कनेक्शन की क्या रेलेवेंस है इस कहानी में, ये मैं आपको भी थोड़ी देर में बताऊंगा। तो साहब, अब क्योंकि मां की वोकल म्यूजिक में ही नौकरी लगी तो वे रोज रियाज किया करती थी, आज भी क्या करती हैं। और उनके रियाज रूम में उस्ताद बड़े गुलाम अली खां साहब और मां के माता पिता मेरे नाना नानी के अलावा अगर किसी की तस्वीर लग रही है तो वो है रफी साहब की, जिन्हें रोज नमन करके ही वो अपना रियाज शुरू करती हैं। हर गुरु पूर्णिमा पे इन सब तस्वीरों को भगवान के साथ पूजा जाता है, इन्हें तिलक लगाया जाता है, अगरबत्ती की जाती है, पुष्प अर्पित किए जाते हैं, मिठाई चढ़ाई जाती है। मां बहुत ही सादे शब्दों में बताती हैं कि वे जब भी रफी साहब की आवाज सुनती हैं तो बहुत ही हिप्नोटाइज्ड और हेल्पलेस फील करने लगती हैं। कहती हैं कभी कभी तो मोशनलेस हो जाती हूँ, कभी यूजलेस हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे हाथ से चीजें छूटने लगती हैं, फोकस ही नहीं रहता किसी काम पर। अक्सर लोग कहते हैं कि वे म्यूजिक सुनते सुनते काम करते हैं या पढ़ाई करते हैं, लेकिन जो लोग संगीत में बहुत ज्यादा घुसे हुए होते हैं वो इनफैक्ट डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो मां कहती हैं कि जब भी मैं रफी साहब की आवाज सुनती हूं मैं हमेशा इस सोच में पड़ जाती हूं कि किसी की इतनी फ्लॉलेस आवाज कैसे हो सकती है। मां आज भी याद करती हैं कि जिस दिन रफी साहब की डेथ हुई तब उनकी शादी हो चुकी थी, तो वो खाना बना रही थी और जैसे रेडियो पे अनाउंस हुआ कि रफी साहब नहीं रहे, उनकी आंखों से आंसू गिरने लगे। खूब फूट फूट के रोई वो। और मैं ये बात समझ सकता हूं, क्योंकि आज भी जब मैं मां से बात करता हूं तो वो पेन उनकी आवाज में झलकता है जब वो कहती हैं कि ना तो ऐसा कभी कोई हुआ ना कभी हो सकता है।
जब मैं बड़ा होने लगा तो घर में सिर्फ रफ़ी साहब के गीत बजा करते थे। और माँ क्या है कि थोड़ी सी हाइपर फैन है रफ़ी साहब की। मतलब आप उनसे डिस्कशन नहीं कर सकते कि रफ़ी साहब के अलावा भी कोई और आवाज़ हो सकती है जो अच्छी हो सकती है, फिर क्या होता है, वरना वो बहुत डिफेंसिव हो जाती हैं। तो वो कितनी बड़ी फ़ैन है, इसका एक बहुत ही फ़नी और कमाल का एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा अभी थोड़ी देर में। खैर, तो बड़ा नेचुरल था कि मेरा भी शौक म्यूज़िक और सिंगिंग की तरफ रहा बचपन से। एप्टीट्यूड शायद खून में ही था, तो जल्दी सीख लिया करता था सब कुछ। जब 6-7 साल का हुआ तो माँ कई कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कराने ले जाने लगी। गैस करने की ज़रूरत नहीं है कि किन का गाना उन्होंने मुझे सिखाया सबसे पहली बार स्टेज पे गाने को। मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया, रफ़ी साहब का गीत। और साहब, मैंने उस गाने से बहुत झंडे गाड़े। मतलब जजेस स्कोर शीट पर सिर्फ एक्सीलेंट लिख दिया करते थे, मार्क्स नहीं देते थे। स्कोर उसके बाद शुरू होता था दूसरे बच्चों के लिए। उसके बाद फिर उन्होंने मुझे और कई रफ़ी साहब के गाने सिखाए और गवाए कॉम्पिटिशन्स में, जैसे क्लासिक मधुबन में राधिका नाचे रे, और मस्ती भरे गाने जैसे आ लग जा गले दिलरुबा। तो लोग बहुत हंसा करते थे क्योंकि मैं इतना छोटा सा था और इतनी शरारत वाला गाना गाता था स्टेज पे, तो बहुत फ़नी लगता था लोगों को। उसके बाद मैंने रफ़ी साहब की प्राइवेट एल्बम से दो घड़ी बैठो तुम्हारा भी गाया कॉम्पिटिशन्स में और कई अवार्ड्स जीते। तो हमारे परिवार की रफ़ी साहब आराधना यूं ही चलती रही। अब एकदम से 10-12 साल आगे फ्लैश फॉरवर्ड करते हैं। ग्रेजुएशन खत्म करते ही मैं मुंबई पहुंच गया। एक्टर बनने का फितूर था, मगर यह भी क्लियर था कि एक्टर बनने के लिए मुझे फिल्म डायरेक्शन प्रोडक्शन सीखना चाहिए। इसलिए मैंने सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लेके मास कॉम की पढ़ाई शुरू कर दी। साथ साथ हम एक्टिंग का स्ट्रगल भी किया करते थे। तो मुझे मेरे किसी एक दोस्त ने बताया कि देवानंद साहब से मिलना बहुत आसान है, क्योंकि जब वो किसी फिल्म की कास्टिंग कर रहे होते हैं तो खुद ही फ़ोन उठाते हैं। तो मैंने उससे उनका नंबर लिया और अपनी एक टेलीफोन डायरी में लिख लिया और मैं अपने सीरियल्स की दुनिया में व्यस्त हो गया। मेरा पहला प्रसिद्ध डेली शो था घर एक सपना, जिसने मुझे मेरी पहली पहचान दी, सुजीत बाबू। अब मेरे इस सीरियल घर एक सपना का इस कहानी में क्या रेलेवेंस है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो साहब, घर एक सपना के बाद अब ये बड़ा नेचुरल ट्रांजिशन था कि मैं फिल्में करूं, इसलिए मैंने लोगों से मिलना शुरू कर दिया। अब फिल्म डायरेक्टर्स बहुत दौड़ाते हैं, मतलब बहुत आसानी से टाइम देते नहीं हैं। तब मुझे याद आया कि मेरे पास देवानंद साहब का नंबर है और मैंने उन्हें फोन लगा दिया। अब यहां से मेरे और देवानंद साहब के एक लंबे रिश्ते की कहानी शुरू होती है, जो मैं इस एपिसोड में नहीं सुनाऊंगा, मगर मैं वादा करता हूं आपसे कि मैं एक एपिसोड इस पे बनाऊंगा। तो खैर साहब, मैंने देवानंद साहब को फोन लगा दिया और जैसा सुना था, देवानंद साहब ने ही फोन उठाया और तुरंत मुझे मिलने के लिए बुला लिया। तो हरीश दफ्तरी एक बहुत बड़े फोटोग्राफर हैं, उनके स्टूडियो में मेरा फोटो सेशन हुआ और तुरंत देव साहब ने मुझे फाइनल कर लिया अपनी अगली फिल्म के लिए। मैंने फिल्म साइन कर ली और जैसे ही अनाउंस हुआ, 4-5 और प्रोड्यूसर्स ने मुझे साइन कर लिया। अब उन फिल्मों का क्या हुआ, फिर आगे जिंदगी में क्या हुआ, इसके ऊपर एक और एपिसोड बनता है, तो वो मैं फिर कभी और बनाऊंगा। मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सी कहानियां इंटरसेक्ट करती हैं जो सुनानी बाकी हैं। तो खैर साहब, मैं साइन हो गया उस फिल्म के लिए। तो इस साइन फिल्म की वजह से मैं और देव साहब काफी वक्त साथ में बिताने लगे। तब मैंने देव साहब को ये बताया कि मेरे पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। मैंने पापा से भी कहा कि मैं एक दिन आपको देव साहब से मिलवाने लेके चलूंगा। वो बहुत लिहाजी थे, तो इसलिए उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं, तू देव साहब से बात मत करना, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। तेरी तो जब फिल्म रिलीज होगी ना, मैं तभी मिल लूंगा। तो इसलिए कभी कभी देव साहब से बात करते करते 3-4 सेकंड के लिए मैं पापा के कान पे फोन लगा दिया करता था और अपने सुपरस्टार की आवाज सुनकर वो खुश हो जाया करते थे। ये शायद इसलिए खुश हो जाते होंगे कि उन्हें इस बात की खुशी थी कि मैं देव साहब के साथ काम कर रहा था। और फिर पापा गुजर गए। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं किस अपराध बोध से ग्रसित हो गया कि मैं अपने पापा को इतनी सी खुशी भी नहीं दे सका। मैंने मेरे पेरेंट्स को कभी किसी स्टार से नहीं मिलवाया और ना ही कभी उन्होंने मिलवाने को कहा, पर वे इंसान जो देवानंद साहब की कैप पहनने का और मफलर लगाने के स्टाइल को कॉपी करते हों, उन्हें उनके सामने साक्षात बैठ के गप्पे मारने में कितनी खुशी महसूस होती,
ये मैं अंदाजा लगा सकता हूं। खैर, मैंने रफ़ी साहब की कहानी में इन सब बातों का जिक्र क्यों किया, मैं आपको वो बताता हूं। मम्मी को मैंने हमेशा ही कहते हुए सुना कि मेरी ख्वाहिश थी कि जब रफ़ी साहब थे मैं मुंबई जाती, उनके लिए ब्रेड, एप्पल्स, अनार, फ्लावर्स ले जाती, उनके चरण स्पर्श करती और उन्हें बताती कि मैं उनकी आवाज़ को पूछती हूँ। पर क्योंकि वो इस दुनिया में नहीं है, तो बस इतनी सी ख्वाहिश है अब कि मैं उनकी मज़ार पे जाऊं और फूल चढ़ा सकूं। ये शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे और मैं पापा जैसे इतने लविंग फैन को इतनी सी खुशी ना दे पाने के अफसोस से भर गया और मैंने निर्णय लिया कि अब यह गलती दोबारा नहीं होगी। मैं मां की इतनी सी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। और इस सपने को पूरा करने के प्रयास शुरू हुए। मेरे एक मित्र हैं समीर फातरपेकर, जो मेरे सीरियल घर एक सपना का बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्शन किया करते थे। मैंने उन्हें फ़ोन किया और उनसे कहा कि मैं मां को रफ़ी साहब के घर ले जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि रफ़ी साहब के दामाद परवेज़ भाई का नंबर अरेंज हो सकता है। थोड़ी देर में मुझे परवेज़ भाई का नंबर मिल गया। मैंने परवेज़ भाई को फ़ोन किया, मां से भी बात कराई और शायद मां की भावनाएं समझते हुए उन्होंने दूसरे दिन ही मिलने का वक्त दे दिया। दूसरे दिन हम बांद्रा पहुंचे और मां ने अपनी सालों से सोची हुई लिस्ट से लाल सेब, अनार, फ्लावर्स खरीदे और वो सब लेकर हम पहुंचे रफ़ी मेंशन, रफ़ी साहब के घर। मां ऐसे खुश थी जैसे जिंदगी के सबसे बड़े इवेंट में आई हूं। हम सीढ़ियां चढ़ने लगे और उनके दरवाजे पे पहुंच के मैं बस बेल बजाने ही वाला था कि मुझे लगा कि ये बेल मां को बजानी चाहिए। एक ऐसा आर्डेंट फैन जिसने किसी आर्टिस्ट को ताउम्र पूजा हो, डिजर्व करता है कि एक दिन वो उस आर्टिस्ट के घर की घंटी बजाए और वो दरवाजा खुले। मैं समझ पा रहा था कि मां के लिए वो कितना कैंडिड, कितना मेमोरेबल, कितना हिस्टोरिक मोमेंट होगा। मैं समझ सकता हूं कि इस एपिसोड को देखने वाले बहुत से लोगों को यह लग रहा होगा कि इतना एग्जैजरेट करने की क्या जरूरत है, इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, किसी के घर जाके घंटी तो बजानी है। मैं शायद समझा नहीं पाऊंगा कि एक सच्चे फैन के लिए उसका क्या अर्थ होता है, उसकी क्या भावना होती है। और स्पेशली जब कनेक्शन संगीत का हो तो वो रूह का कनेक्शन होता है। इस यूनिवर्स में प्यार और श्रद्धा का असर ही तब होता है जब उसके पीछे कोई एक इमोशन हो। देखने के नजरिए से मूर्ति में भगवान नजर आने लग जाते हैं और जिंदगी का कोई एक लम्हा जिंदगी से बड़ा लगने लगता है। खैर, घंटी बजाई और रफ़ी साहब की बेटी यास्मीन जी ने दरवाजा खोला। मां की आंखें नम थीं। उन्होंने यास्मीन जी से कहा, आप रफ़ी साहब की बेटी हैं? यास्मीन जी ने कहा, जी। वो उनके गले ऐसे लिपटी हैं जैसे एक एरा दूसरे एरा के गले लगा हो, इतनी खुश। और उन्होंने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने रफ़ी साहब के अंश को गले लगा लिया। परवेज़ भाई कहीं से लौट रहे थे, रास्ते में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा। तो हम वहीं बातें करने लगे। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि मां कितनी बड़ी फैन है। बहुत ही फनी एग्जाम्पल। रफ़ी साहब की बेटी से मां रफ़ी साहब की बहुत तारीफें कर रही थी, जैसा हमेशा करती। रफ़ी साहब जैसा ना कोई हुआ, ना होगा, ना ऐसी आवाज कभी आई थी, ना कभी आएगी। और यास्मीन जी ने सिर्फ इतना सा कह दिया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, और भी सिंगर्स अच्छा ही काम कर रहे थे। ओ भाई साहब, ये क्या कह दिया और किससे कह दिया। मतलब इतनी डिफेंसिव हो गई कि मतलब रफ़ी साहब के बारे में रफ़ी साहब की बेटी से वो कह रही हैं कि कतई नहीं, ना तो ऐसा कभी कोई आया ना कभी आएगा। और मैं मनी मन इतना हंस रहा कि यास्मीन जी ने किसे छेड़ दिया, मतलब इस टॉपिक के ऊपर इतनी डिफेंसिव। मतलब मुझे लग रहा है जैसे झगड़ रही हो ना उनसे इस बात पे कि आपने
कह कैसे दिया रफी साहब के बारे में। मैं तो मतलब अपनी हंसी कंट्रोल करता रहा कि बहुत गड़बड़ हो गई है। एक और मजेदार बात बताता हूं। मैंने अभी मेरे एक सीरियल घर एक सपना का जिक्र किया था और ये कहा था कि घर एक सपना की इस कहानी में भी कुछ रेलेवेंस है। तो हुआ ये कि मैं सारे टाइम माँ के पीछे खड़ा हुआ था असिस्टेंट बन के, सारे उनके थैले उठा के, क्योंकि आई वॉज वेरी क्लियर कि आज माँ का दिन है, आज माँ का बड़ा मोमेंट है। यास्मीन जी बात करते करते थोड़ी कंफ्यूज थी मुझे देख के, तो उन्होंने मुझसे कहा व्हाट इज योर नेम। मैंने कहा जी दर्शन। पूरी दर्शन दबे, घर एक सपना सुजीत। मैंने कहा जी। बोली अरे मैं तो आपका शो देखा करती थी, मैंने तो कल ही मेरी बहन को बोला कि वो जो घर एक सपना में सुजीत बन के आता था वो इस वक्त टेलीविजन पे मेरे सामने है, क्राइम पेट्रोल में कॉप बना हुआ है। मुझे खुशी हुई ये जान के कि मुझे पहले से जानती थी, और जो जबानी इंट्रोडक्शन देना पड़ता है ना किसी को, उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन हो जाता है अगर कोई आपके शो का प्रशंसक हो तो। ये सुनने के बाद वो जो मुझे एक अजनबियत का अंदेशा था कि हम कैसे ये कह के उनके घर में घुस जाएंगे कि हम रफी साहब के फैंस हैं, वो दूर हो गया। थोड़ी देर में परवेज भाई आ गए और उन्होंने आके हमें बताया कि उनके ऊपर के फ्लोर पे रफी साहब का एक एक्सक्लूसिव कमरा है। वे हमें वहां ले गए। वहां रफी साहब की बहुत सी पर्सनल चीजें पड़ी हुई थी। उनके रियाज का हारमोनियम, सुरमंडल, तानपुरा, टेबल, चेयर, उनके अवार्ड्स, उनकी तस्वीरें, उनके रिकॉर्ड सब सजे हुए थे। मां के लिए वो स्वर्ग था। मैं समझ सकता हूं कि अपने रोल मॉडल की एक तो इंफॉर्मेशन आपको मैगजीन से या टेलीविजन से मिले, और कहां उन्हीं के घर के कमरे में आप उनकी चीज़ों को छू पा रहे हो। ये एक ऐसे फैन के लिए जिसने ताउम्र उन्हें पूजा हो, कैसा होता है मैं बयान नहीं कर सकता। अब वो वक्त आ गया था जब मां का वो सपना पूरा करना था। वहां रफी साहब की एक बहुत बड़ी तस्वीर लगी हुई थी। मां ने परवेज भाई से पूछा कि ये जो सामग्री मैं लाई हूं क्या रफी साहब को अर्पित कर सकती हूं। परवेज भाई ने बहुत इज्जत देते हुए कहा बिल्कुल कर सकती हैं। मैंने मां को फ्रूट्स के, फ्लावर्स के वो बैग्स थमाए और मां ने वो सब कुछ रफी साहब के सामने वैसे ही चढ़ाया जैसे हम मंदिरों में चढ़ाते हैं भगवान के सामने। मां ने जमीन पे उन्हें वैसे ही दंडवत प्रणाम किया जैसे हम भगवान के सामने करते हैं। बरसों से ये सपना था उनका। ये मेरे लिए प्रायश्चित था। पापा को मैं देव साहब से नहीं मिला सका, ये अफसोस जा तो नहीं सकता, पर उससे सीख लेकर मां की इतनी सी ख्वाहिश और उनके जज्बात को मैंने तवज्जो दी, इस बात का मुझे इत्मीनान रहेगा। हमने उनसे विदा ली और वापस घर लौट आए। मां से ज्यादा खुश मैं था, आज भी हूं। इंसानी भावनाओं को इज्जत देने की जो तहजीब, जो जज्बा उस दिन आया, उस पर जिंदगी भर के लिए मोहर लग गई। इस कहानी में एक सीन अभी भी बाकी है। मां रफी साहब से कभी नहीं मिली, पर कभी कभी किसी प्रशंसक के अफेक्शन में इतना दम होता है कि वो जीवित, मृत, पास्ट प्रेजेंट के दायरों से भी परे चला जाता है। इस मुलाकात को एक और खूबसूरत मोड़ लेना था। रफी साहब को किसी भी रूप में अपने फैन के पास आना था। कुछ सालों बाद यास्मीन जी और परवेज भाई का जयपुर आना हुआ। मैं और मां दोनों जयपुर में ही थे। मां की और यास्मीन जी की आपस में बात हुई और मां ने उन्हें घर इनवाइट किया, मगर यास्मीन जी ने कहा कि उनका शेड्यूल इतना टाइट है कि वह इस बार आसानी से आने में असमर्थ है। मुझे भी यही लगा कि उनका आना बहुत मुश्किल होगा क्योंकि नेक्स्ट मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी। मगर रात को परवेज भाई का फोन आया और उन्होंने कहा कि अब तो बहुत रात हो गई है ना, लेकिन हम अभी फ्री हुए। मां ने यह सुनते ही मुझे होटल भेज दिया उन्हें पिकअप करने के लिए। मैं तुरंत निकल गया और उन्हें लेके घर आ गया। और रफी साहब के खून ने, उनकी अगली पीढ़ी ने, उनके बच्चों ने, उनके अंश ने
अल्टीमेटली उस घर में कदम रख दिया जिस घर में संगीत की एक साधिका बचपन से रफी साहब को पूज रही थी। और उस दिन लगा कि वो प्यार और रिश्ता जो रफी साहब के इस दुनिया में ना होने की वजह से एक तरफा प्रतीत हो रहा था, वो रेसिप्रोकेट हो गया। आज यास्मीन जी, परवेज भाई और मां टच में रहते हैं। यकीन मानिए, रफी साहब के तो करोड़ों फैंस हैं। इस खूबसूरत कहानी में हमारा कोई रोल ही नहीं है। अगर किसी को क्रेडिट जाता है लोगों की भावनाओं को इज्जत देने का, लोगों के प्यार को रेसिप्रोकेट करने का, तो उनकी अगली पीढ़ी को, उनके बच्चों को, यास्मीन जी को, परवेज भाई को। ये उनकी जनरोसिटी है। क्रेडिट जाता है उनके घर के हर उस मेंबर को जो आज भी रफी साहब के फैंस को उनका प्यार पहुंचा रहे हैं, इतने हम्बल और डाउन टू अर्थ होके। रफी साहब के फैंस को एक खूबसूरत व्यक्तित्व, उम्दा आर्टिस्ट और एक नेक दिल इंसान की वो सभी दुआएं, मोहब्बत और ग्रैटिट्यूड रिटर्न कर रहे हैं, जिसकी झलक उनकी आवाज को वो मकाम, वो दर्जा देती है जिसे सिर्फ एक नाम से पहचाना जाता है, मोहम्मद रफी साहब। आज भी रफ़ी साहब के लिए आवाम में वही दीवानगी है जो उनके समय में थी। अपने गीतों और आवाज़ के ज़रिए आज भी रफ़ी साहब हमारे बीच हैं और हमेशा रहेंगे। पुनः कोटि कोटि नमन करते हुए मैं परम आदरणीय, परम श्रद्धेय मोहम्मद रफ़ी साहब को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और अपने हृदय से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। थी ना एक फैन की क्यूट और खूबसूरत कहानी। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ। देखते रहिए डीडी सेज।